मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज जिन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, एक तो खान साहब का और पाकिस्तान का इसराइल के बारे में रिएक्शन, बाजवा साहब का सऊदी अरेबिया का दौरा, उसके बाद टर्की के बारे में, और तीसरी आखिर में जाके मैं कमला हैरिस जो कि नई वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आई हैं, उनके बारे में चंद चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि असल हकाइक क्या है। सबसे पहले मैं उस रीजन की यूएई और दूसरी कई खलीज की स्टेटों का इसराइल को तस्लीम कर लेना, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। इस पर यहाँ पे मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि मैं ना तो खान साहब के ख़िलाफ़ हूँ, ना इसराइल के हक़ में हूँ और ना उनके ख़िलाफ़ हूँ। मैं एक न्यूट्रल सी चीज़ें आज बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताऊँ कि मेरा बिल्कुल ये दिल नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन हकीकत क्या है, ये यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट किया तो उसके पीछे क्या अवाबल हैं, ग्रेटर इसराइल क्या है, सऊदी अरेबिया क्या देख रहा है, उस रीजन में नया ब्लॉक बन रहे हैं, कई ब्लॉक बन रहे हैं छोटे छोटे, उनके बारे में क्या, कैसे हम कहाँ जा रहे हैं। टर्की एक नई ताकत बन के उभर रहा है, उसको साथ है उसको चाइना रशिया की सपोर्ट हासिल है, उसको ईरान की सपोर्ट हासिल है, मलेशिया की सपोर्ट हासिल है। पिछली दफ़ा खान साहब उस मलेशिया के कन्वेंशन को छोड़ के सऊदी अरेबिया चले गए थे। इस वक्त मेरी नज़र में MBS सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त रूलर हैं, वो कई नए तजर्बात कर रहे हैं, उस रीजन में कई चीज़ें नई हो रही हैं। उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान ईरान से रिलेशनशिप ख़त्म करे, CPEC को वाइंड अप करे, टर्की से रिलेशनशिप ख़त्म करे और सिर्फ सऊदी अरेबिया को देखे। सऊदी अरेबिया के पास अब क्या कुछ अवामल ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया उनको किसी वजह भी ब्लैकमेल कर सकता है, बल्कि कर रहा है। एक तो 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में, दूसरा उन्होंने जो कर्जा लिया था उसकी पहली किस्त वापस ले चुके हैं, दूसरी किस्त का मुतालबा कर रहे हैं, और मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि वो सारे पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इंटरेस्ट पे दिए थे 3.2%। एक इस्लामिक मुल्क जो ये दावा करता है कि वो हरमैन शरीफैन और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई काबिल अकीदत मुल्क है, वो पाकिस्तान को सूद पे पैसे दे रहा है। ये मेरे लिए एक काबिल अफसोस बात थी। सोचा जा सकता है, लोगों की अपनी अपनी राय होती है। अब वो दूसरी किस्त का मुतालबा किया उन्होंने। इस वक्त 20,000 फौजी शाही ख़ानदान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी ट्रेन कर रही है, उनके पास कई ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा उसके बाद यूएई, तकरीबन मेरे ख्याल में इस वक्त 12 से 14 लाख पाकिस्तानी यूएई में इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इन दोनों मुमालिक की ब्लैकमेल करने की सलाहियत क्या है। दर हकीकत सऊदी अरेबिया और यूएई की इकानमी कोरोना की वजह से वैसे ही सफ़र कर चुकी है। आइदर वो इन पाकिस्तानियों को फ्यूचर में जॉब्स पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, जिसका मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल ये है कि ये ज़्यादातर लोग वापस आएंगे, क्योंकि इस वक्त ऑयल जिस तरीके से, बुरे तरीके से ऑयल की इंडस्ट्री नीचे गई है, सऊदी अरेबिया और यूएई कोई नई प्रोजेक्ट बिल्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो एक तो ये बात है कि इस पे ये सोचना कि अगर वो पाकिस्तानियों को निकाल देंगे तो क्या होगा। वो निकालेंगे नहीं, वो वैसे वापस आ जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए आए चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए आए। एक तो ये इसकी बात मैं वाजे करना चाहता था। दूसरा, अब इसराइल की तरफ आए। मैंने अगले दिन जब इस चीज़ को देखा, यूएई को, सारी चीज़ को, और मैंने पूरे उस रीजन को स्टडी करने की कोशिश की, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसराइल को सबसे पहला मुसलमान मुल्क रिकॉग्नाइज करने वाला टर्की था। दूसरा सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज करने वाला मुल्क कौन था? वो ईरान था। तीसरे नंबर पे इसको रिकॉग्नाइज करने वाला मुल्क कौन था? वो इजिप्ट था। टर्की, जब मैंने मज़ीद पढ़ने की कोशिश की तो मुझे और ज़्यादा हैरानी हुई, इस बात की हैरानगी हुई कि ना सिर्फ हमारे तैयब अर्दगान, जिनका मैं खुद बहुत बड़ा मदाह हूँ, जो मैं समझता हूँ कि इज़ अ ट्रू लीडर, लेकिन जब वो इसराइल गए तो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जो इसराइल को नहीं मानता या इसराइल के साथ रिलेशनशिप सही नहीं रखता, वो अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को टर्की की दावत दी और उन्होंने टर्की में आके जॉइंट सेशन से खिताब किया। ईरान के इसराइल के साथ रिलेशनशिप
प्रो खुमैनी इनकलाब के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे उनके साथ, एक दूसरे के साथ ट्रेड डेलीगेशंस हर चीज़ होती थी। इजिप्ट 1967 में जब इसराइल से जंग हारे तो उन्होंने देखा कि वो अरब, उनको जो अरब लीग या अरब सपोर्ट थी वो ना होने के बराबर थी, ना वो उनको जंग में रेस्क्यू करने आए। तो उन्होंने समझा कि अब जब हम इस चीज़ में अकेले हैं तो अपने रिलेशनशिप रीजन में अच्छे बनाएं। आखिरी जो साथ एडजॉइनिंग है वो उर्दन है। उर्दन ने रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन आलमोस्ट उनके हालात रिकग्नाइज करने वाले, उनके कई दफाई और ट्रेड के मुआहदे आपस में मौजूद हैं। अब मैं हैरान हूँ इस बात पे कि यूएई ने जब उनको एक्सेप्ट किया, उससे अगले दिन ही उनकी टेलीफोनिक चीज़ें जो सब उनकी लाइनें खुल गई, एक दूसरे की वेबसाइटें यूज़ करने की उसी नेक्स्ट डे हो गया। और थर्ड मैं चीज़ हैरान है इस चीज़ पे कि डायरेक्ट फ़्लाइटें शुरू कर रहे हैं इजराइल से यूएई, लेकिन वो फ़्लाइटें सऊदी अरेबिया से ऊपर के गुजर के जाएंगी। तो जब मैं उसके पास सऊदी अरेबिया को देखा तो सऊदी अरेबिया ने इजराइल को तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन हर वो चीज़ उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, उनको अपनी फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं। और बिलखुसूस इन गर्मियों में वहाँ पे 2 ऐसे ड्रामे टेलीवाइज किए गए, जिस तरह अर्दगोल को पाकिस्तान में टेलीवाइज किया गया नेशनल टीवी पे, इसी तरीके से वहाँ पे 2 ड्रामे ऐसे टेलीवाइज किए गए जिनमें ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इजराइल यहूदियों के साथ मिलजुल के किस तरह रहा जा सकता है या उनके साथ किस तरह के कारोबार किए जा सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा टेस्ट वाटर करने के बाद कल उन्होंने सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो जब तक पैलेस्टीन का इशू सॉल्व नहीं होगा इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अब आए पाकिस्तान की तरफ। जनरल बाजवा साहब सऊदी अरेबिया के ट्रिप पे थे। कहा जाता है कि ये एक ट्रिप ऐसा था जो बड़ा काफ़ी अरसा पहले स्केजुअल शेड्यूल में था, और जब बाजवा साहब सिर्फ दफाई नजर चीज़ें डिस्कस करने के लिए सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले गए। मेरे ख्याल में वहाँ से ना सिर्फ ये पूरे रीजन की चीज़ें डिस्कस की गई हैं, चाइना रिलेशनशिप, ईरान रिलेशनशिप, सी पैक, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। अब मैं थोड़ा सा उसका ये बताना चाहूँगा कि उनके जाने के दौरान और महमूद कुरैशी साहब के जाने के दरमियान एक चीज़ क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान में जो सऊदी एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो अरब न्यूज़ में और अरब वर्ल्ड में सारी में छपा है कि ये अपने 1 साल की कश्मीर पॉलिसी, नाकाम कश्मीर पॉलिसी को अब ये OIC और सऊदी अरेबिया के पीछे लगाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। मैं आपको बड़े अरसे से ये आपने कई सेगमेंट्स में कह चुका हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, वो फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं है। अब वही बात सफ़ीर साहब ने कही है कि 1 साल में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि वो कश्मीर के सफ़ीर बनेंगे, वो कश्मीर का केस दुनिया में लेके आगे चलेंगे, जिस तरीके से उन्होंने जनरल असम्बली में आके यहाँ पे पूरी दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ दिलाई, लेकिन मोमेंटम कायम नहीं रख सके। उसके बारे में शीरी मज़ारी ने अगले दिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि यहाँ तक सोचा जा रहा है कि शायद वो फॉरेन मिनिस्टर बनने की कैंडिडेट हैं। और जो सऊदी सफ़ीर है उनका भी यही कहना है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए OIC और सऊदी अरेबिया का सहारा लिया जा रहा है। इन सारे रीजन में एक सबसे बड़ी बात जो है, वो जो जिसको दरगुजर नहीं किया जा सकता, वो इंडिया चाइना वॉर और इंडिया चाइना आपस में उनके इख्तलाफात। इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे पे एतमाद की फ़िज़ा खो चुके हैं। इंडिया लद्दाख के एरिया में अपने मिलिट्री एक्सरसाइजें कर रहा है फ़िज़ाई तौर पे, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी उन्होंने अपना एक तेजा जो इंडियन मेड एरोप्लेन है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे ले आए। अब दूसरी तरफ देखा जाए, अमेरिकन अपने शिप कैरियर लेके ताइवान की तरफ साउथ चाइना सी में और ताइवान के पास खड़े हैं, वहाँ भी एक टसल चल रही है। अमेरिका इंटरेस्ट रखता है कि चाइना को एंगेज किया जाए वॉर में, ताकि इकानमी जो है वो रिकवर की जा सके पूरी दुनिया को, और एक ब्लॉक अगेंस्ट चाइना बनाया जा सके। अल्टीमेटली अमेरिकन अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, चाइना अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो दुनिया में अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है।
चाइना ने, मैं समझता हूँ बड़ी होशियारी के साथ, एक तो सी पैक का जो मुआहदा था, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारे बराक ओबामा साहब का तोहफा था, क्योंकि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दी और जो हमारा शिप कैरियर था उसको वापस बुला लिया था। एक तो सी पैक, उसके बाद नेपाल में इन्फ्लुएंस, उसके बाद भूटान में इन्फ्लुएंस, और ये सारी और श्रीलंका से पोर्ट ले लेना, ग्वादर की पोर्ट का लेना और उस रीजन में दूसरे रिलेशनशिप बिल्ड करना। मैं समझता हूँ चाइना की एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी थी। इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना और चाइना की फॉरेन पॉलिसी उस रीजन में है। यहाँ पे मेरी ये गुजारिश ये होगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैंने जिस तरह पहले आपको अर्ज़ किया कि हाउडी मोदी करता है इंडिया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करता है, लेकिन तैयारे राइफल जाके फ्रांस से ले लेता है। इसी तरीके से पाकिस्तान को चाहिए कि बड़ी होशियारी के साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करे। जो अपने 70-72 साल के रिलेशनशिप हैं उनको नज़र में रखे, इनके पास को देखे, इनके फ्यूचर का गैस करे। एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर को देखा जाए और वो निकले, पाकिस्तान में ना बैठे जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी करे, लोगों को बताए कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कहाँ जाना चाहता है। अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसके बारे में लोग समझते थे। पाकिस्तान इज़ द ओनली इस्लामिक एटॉमिक पावर एंड वी नीड टू बिहेव लाइक इट। अब इसके बाद में मैं आना चाहता हूँ लोकल पॉलिटिक्स पे। कमला हैरिस, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, सबसे लोग ये समझते हैं कि शायद वो एक इंडियन अमेरिकन है, लेकिन अगर उनके पूरे माजी में देखा जाए तो वो अपने आप को एज एन इंडियन अमेरिकन प्रटेंड नहीं करती। उनके वालिद जमैकन थे, उनकी वालदा वाकई इंडियन थी, लेकिन वो सारी ज़िंदगी जहाँ खड़ी होती थी उस माहौल के हिसाब से बताती हैं कि आइदर शी वाज अफ्रीकन अमेरिकन और शी हैज़ रिलेशनशिप विद इंडिया। मैं हैरान हूँ कि कमला हैरिस को किस तरह पिक किया गया और किसने पिक किया। इनको डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट ने पिक किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्यूचर में फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने अमेरिका में दोबारा आने वाले कुछ सालों के बाद। अब कमला हैरिस का सियासी फ्यूचर, अटॉर्नी जनरल फ्रॉम कैलिफोर्निया, द मोस्ट लिबरल स्टेट, और वहाँ पे उनके कुछ सियासी इक़दामात। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनकी अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी की कैंपेन एक फेल कैंपेन थी। वो सिर्फ 2% वोट लेने में कामयाब हुई, सिर्फ 2% लोगों को एनर्जाइज करने में कामयाब हुई। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी एलिगेशन कि उनकी कैंपेन मैनेजर उनकी अपनी बहन थी, उनकी सिस्टर थी, जिसको यहाँ अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा सकता। उन पे तीसरा सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि वो इंडियन अगर कहती हैं बैकग्राउंड और ये अफ्रीकन अमेरिकन कहती हैं बैकग्राउंड, तो उनका सबसे बड़ा एक केस मशहूर है कि एक सिख जो है कैलिफोर्निया में, वो प्रिजन सिस्टम में जॉब चाहता था, लेकिन ये एज एन अटॉर्नी जनरल उसकी मुखालफत करती रही। दूसरा, जब कैंपेन के दौरान डिबेट्स हो रही थी तो उन्होंने सबसे पहले जो बाइडेन को एक रेसिस्ट सेनेटर कहा और उन पर रेशल अटैक करती रही। कोरी बुकर जो न्यू जर्सी से एक सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा था कि शी इज़ नॉट ब्लैक इनफ, और अगर ये ब्लैक हैं भी तो इन्होंने स्लेवरी को नहीं देखा, तो ये अल्टीमेटली कैनॉट रिप्रेजेंट अफ्रीकन अमेरिकन। तो मेरे ख्याल में ये जो कमला हैरिस और जो बाइडेन टिकट, कमला हैरिस बजाय फोर्स लेके आने के साथ सपोर्ट लेके आने के, मेरे ख्याल में जो बाइडेन को हर्ट करेंगी। अफ्रीकन अमेरिकन वोट्स बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं देंगे, और जो बाइडेन जो कि पहले भी एक प्रोफेशनल सियासतदान है, और डोनाल्ड ट्रंप प्रोफेशनल सियासतदानों के रिएक्शन में इलेक्शन जीत कर आए थे। मेरे ख्याल में डेमोक्रेट पार्टी उनको नहीं हरा पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिपोर्ट कैंपेन जोरों पे चल रही है, और मेरे ख्याल में ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर 4 years अगेन। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।